हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन की क्लास में हमने आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग सेल कहते थे, उसका थ्योरी हम समझाए थे। 2 क्लास में आपको थ्योरी समझाया गया है। आते हैं इस क्लास में आपको उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको हम कलेक्ट करके निकाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट है। तो आपको हम क्या बताए थे कि सेल 2 तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या था और प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या, प्रो केस में होता, प्रो यानी क्या है कि इसमें मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होते हैं, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होंगे इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी मौजूद नहीं होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको क्या नज़र आ रहा है? सेल ऑर्गेनेल्स में लाइसोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब ये मौजूद नहीं रहेगा, ठीक ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये क्या है? सेल का बाहर का मेम्ब्रेन है, तो ये तो मौजूद होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोइड क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर का चीज है, तो ये भी मौजूद रहेगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। और राइबोसोम ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो ये भी गलत। मतलब यहाँ पे जो मौजूद नहीं होगा ये है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ठीक ना। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, हम बताए थे उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते थे, एस ई आर और आर ई आर। एस ई आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी यहाँ पे हम लोग को आर ई आर के बारे में बता रहा है कि ये जो होता है रफ नजर आता है, क्यों? तो क्या होता है कि इसमें जो होते हैं कि ये राइबोसोम मौजूद होते हैं, जिसके चलते ये रफ नजर आता है, ठीक ना। तो राइबोसोम के प्रेजेंस के चलते ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि नेम द प्लास्टिड्स इन विच स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड, ठीक ना। यहाँ पे बोलता है प्लास्टिड, उस प्लास्टिड का नाम लेना है, बताना है जिसमें ऑयल और प्रोटीन मौजूद होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते थे कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता था उसमें ये मौजूद होता था ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या था? ये कलर के लिए जरूरत था। प्लास्टिड आपको 2 ही तरह बताए थे, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या था कि आपका प्रोटीन का ये होता था, ठीक ना। प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? हम आपको क्या बताए थे? कौन सा ये है सेंटर है जो कि क्या करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो ये जो है न्यूक्लियस जो है पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे, जब एटम पढ़े थे, तो हम बताए थे न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो वो एक तरह से सेंटर होता है। उसी तरह सेंटर का काम क्या करता है? न्यूक्लियस। और ऐसे भी हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, तो बीच में जो होता है उसका न्यूक्लियस, तो ऐसे भी सेंटर पे ही ये होता है, ठीक ना। हालांकि ये फंक्शन के चलते बता रहा है कि ये न्यूक्लियस जो होता है सेंटर्ड होता है, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सेल? अब सेल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? तो बताया जा रहा है पहला क्या, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ये तो करेक्ट है। हमको पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोला है क्या सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म? ऐसा तो होता है, अमीबा क्या है? सिंगल सेल में ही पूरा ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है, मतलब ये भी करेक्ट है आपका। आते नेक्स्ट। ऑल सेल डू नॉट अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये आपका गलत हो जा रहा है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि सेल डिवीजन के चलते क्या होता है, जितना भी सेल होते हैं एराइज होते हैं, तो सेल डिवीजन, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। ये आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे रॉन्ग पूछा था, तो ये रॉन्ग यही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलते हैं ए प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, प्रो का मतलब आपको बताए थे कि क्या है, वो प्री केस में रहेगा। अब प्री केस में यानी कि सिंगल क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम, वेरिएबल चैम्बर, वेरिएबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और ट्रू क्रोमोसोम। तो हम ये क्या है,
फ्री केस में है ये प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि ये है सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा क्या है, नेम टू सेल्स रीजन्स कंटेनिंग देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल। हम आपको बताए थे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक ना, यानी कि यहाँ पे टू रीजन्स कहाँ कहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, ये डीएनए मौजूद होता है। तो आपको हम क्या बताए थे, ये सेल था, ये आपका क्या न्यूक्लियस में बताए थे। न्यूक्लियस में तो डीएनए मौजूद ही होता है, लेकिन बीच में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए थे जिसको हम लोग बोलते थे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए मौजूद होता है। मतलब डीएनए कहाँ कहाँ मौजूद हुआ, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस आपको समझाए थे, देर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ। ठीक ना, तो क्या बोलता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है, तो लिक्विड और गैस। तो ये हम लोग जनरली कहाँ पे बात होता है, जब भी डिफ्यूजन होता था ये लिक्विड या गैस में ही हो सकता है, सॉलिड में कभी डिफ्यूजन होता नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। यहाँ पे बात को समझना है, फ्री लिविंग सेल्स। हम आपको क्या बताए थे कि सेल जो था डिस्कवर्ड किया गया था किनके थ्रू, ये रॉबर्ट हुक के थ्रू, लेकिन वो कॉर्क से किया था। लेकिन यहाँ फ्री लिविंग सेल्स का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ऐसे सेल्स जो कि मतलब फ्रीली रह सकते थे। ठीक ना, यानी हम इसको यूनिसेलुलर सेलुलर भी कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी होता है इस टाइप का। तो ये कौन डिस्कवर्ड किए थे, तो ये एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक का बात किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक जो थे इनका डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है यूकैरियोटिक सेल रेंज इन द साइज फ्रॉम। अब देखते क्या है कि एक था प्रोकैरियोटिक, एक था यूकैरियोटिक। तो ये जो होता है यूकैरियोटिक का स्मॉलेस्ट साइज कितना होता है, तो इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर का इसका स्मॉलेस्ट साइज से स्टार्ट होता है, और यही इसका साइज होता है। और यूकैरियोटिक सेल यानी कि इसमें से जो भी हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी आते हैं, सब में ये प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं। ठीक ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर हम उस रोज बोले थे कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि जिसके पास सिंगल सेल हो वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक ना, तो इसको देखते हैं। तो क्या है, फुनेरिया, मार्सिलिया, ईस्ट और क्या है, क्लाइडोफोरा। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या नजर आ रहा है कि ये जो ईस्ट है ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि हाउ डज प्रोटोप्लाज्म डिफर फ्रॉम साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। ठीक ना, तो हम उस रोज आपको क्या बताए थे कि अगर ये सेल है, ठीक ना, और ये न्यूक्लियस है, तो हम लोग क्या कहते थे कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको हम कलर से दिखा दे रहे, ग्रीन कलर से दिखा रहे, ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम उसी रोज बताए थे आप लोग को साइटोप्लाज्म क्या होता है। और प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जो साइटोप्लाज्म होता था प्लस न्यूक्लियस में जो भी यहाँ पे जो थे न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड सबको मिला के क्या बनता था, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का जो पार्ट होता था इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते थे। ठीक ना, तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म आर पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, विच इज रॉन्ग आंसर।
आते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि ये न्यूक्लियस का पार्ट तो है नहीं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस का बाहर होता है। आते हैं नेक्स्ट पे, होता है प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बस ये आपका करेक्ट आंसर होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अगर मिल जाता है तभी ये प्रोटोप्लाज्म बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा जाता है ये। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको हम पहले बता चुके थे, क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। और इसी तरह ये होता था, एक एडीपी होता था जिसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहते थे। ये 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप 10th में भी पढ़ेंगे इसको, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? देखते हैं स्टेटमेंट, ठीक ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स। बात सही है, ये तो साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स यानी इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकता है, वैक्यूल्स आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ सकता है, बहुत सारे जितने भी इसके ये हैं, मतलब ऑर्गेनेल्स, मतलब जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, इसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मतलब ये करेक्ट है आपका। आते हैं नेक्स्ट, क्या कहा है ऑप्शन नंबर बी कि इट इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी तो करेक्ट बात कह रहा है, ठीक ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये हो गया आपका गलत आंसर, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक ना। तो ये आपका किसके रिगार्डिंग? साइटोप्लाज्म के रिगार्डिंग जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी रॉन्ग आंसर, यानी दैट विल बी करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्योंकि रॉन्ग पूछा गया वहां पे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहा है कि हाउ आर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक ना। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये वो कैसे होते हैं कि अपने प्रोटीन ये सिंथेसिस कर सकते हैं। तो क्या बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया? दे हैव देयर ओन एमिनो एसिड, ठीक ना। ये तो कुछ हद तक सही है, इसके पास एमिनो एसिड होता है इसलिए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का जो यूनिट होता है वो एमिनो एसिड ही होता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं क्या है कि दे हैव अ एंजाइम फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो गलत हो गया, एंजाइम्स का कोई सवाल नहीं उठता है। दे हैव डबल मेम्ब्रेन कवरिंग देम। ये भी गलत हो गया, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन से मतलब कोई ये नहीं। अब यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके पास डीएनए खुद हो, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। यहाँ पे बात को समझना है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, इसके साथ साथ इसका राइबोसोम भी मौजूद होता है, जो कि सिंथेसिस करता है किसका? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता था ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये भी बहुत ऐसा लग रहा है कि यही आंसर है कि दे हैव देयर ऑन एमिनो एसिड। ये भी लगता है कि 100%, लेकिन इसके साथ एमिनो एसिड तो होता है, तो इसके क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबोसोम, दोनों मिलके ही क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, क्या होता है कि यहाँ आपका जो क्वेश्चंस है ये ख़त्म होते हैं। ये बहुत जल्दी हो गया, हालांकि आपको कंसेप्ट था इसीलिए बहुत जल्दी हो गया, हमको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ये कमाल है किसका? वो जो थ्योरी आपको बता चुके थे, इसका कमाल है कि आपको इतना फास्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह से हम लोग लेके आएंगे और 15 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे इससे रिलेटेड, ताकि हम लोग का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस्टेक ना होने सके, ठीक है। तो हम आपका आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अल्लाह हाफिज़।